नमस्कार, जनादेश 2024 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। सुबह से ही मतगणना का दौर जारी है, लगातार रुझान है और उसके बाद तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है और एनडीए को यहां पर पूरा बहुमत मिलता नजर आया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाने में पीछे नजर आई है। हालांकि स्थिति और भी स्पष्ट आगे होगी, लेकिन इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, इंदौर की जनता ने एक और इतिहास रचा है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी की बड़ी जीत दर्ज की गई है और 10 लाख से ज्यादा वोटों से फतेह हासिल की है। शंकर लालवानी ने नोटा को भी अब तक के सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में, खासकर इंदौर में कई रिकॉर्ड बनते नजर आए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने देश भर की सबसे बड़ी जीत अब तक की दर्ज की है। 10 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है और उसके साथ ही देश भर में नोटा अगर सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं तो वो भी इंदौर में नोटा पर सबसे ज्यादा वोट प्रत्याशी नजर आए हैं। तो मध्य प्रदेश में दिलचस्प आंकड़े भी देखने को मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और 29 की 29 सीटों पर यहां पर जीत हासिल की है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां 29 की 29 सीटों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ी जीत दर्ज की है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आभार जताया है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बड़ी जीत के साथ आगे आए हैं और तमाम अपडेट्स आपको दे रहे हैं, जहां जीत पर विधायकों समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी लगातार देखी जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी शोभनाबेन महेंद्र सिंह बैरिया की भी जीत हुई है। तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मध्य प्रदेश में जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। मैं जनता को प्रणाम करता हूं। जनता मेरे लिए भगवान है और जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। ऐसा प्यार दिया है कि मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। बस जब तक जीऊंगा अपनी जनता की सेवा दिन और रात जी और जान से करूंगा। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है और कार्यकर्ताओं का असीम परिश्रम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विदिशा संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाएं, इसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूंगा। जनता के, मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी, ये इस बात का प्रकटीकरण है। सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है, लेकिन लगातार तीसरी बार एनडीए 300 के पार जा रहा है। ये जनता की जो श्रद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, जनता का विश्वास मोदी जी में है और ये उसी विश्वास को जनता ने प्रकट किया है। ये सचमुच में उनके व्यक्तित्व का और उनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने से लेके विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। इसलिए मोदी जी पर फिर विश्वास जनता ने प्रकट किया है और मेरे मन में तो बस एक ही सपना है। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अब 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश से मोदी जी के गले में डालेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आभार प्रकट करता हूं कि इतना विराट आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को दिया है। पिछली बार कांग्रेस 38,000 वोटों से जीत गई थी, लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास प्रकट किया है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। जीत की ओर अग्रसर ही नहीं, हम जीत चुके हैं। इसके लिए देश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बधाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई, हमारे अध्यक्ष नड्डा जी को बधाई, हमारे आदरणीय नेता अमित शाह जी को बधाई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बधाई, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को बधाई। फिर एक बार देश में मोदी जी की सरकार बनना तय है। हम सब विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
नेता लगातार बधाइयों का दौर देखने को मिल रहा है, बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और पार्टी के भीतर लगातार जश्न का माहौल है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का बयान भी सामने आया है। चुनाव परिणाम को लेकर राजेंद्र शुक्ला ने बयान दिया है। देश की जनता ने साबित कर दिखाया है। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना जरूरी है। तो यहां पर डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल का यह बयान, कहा कि देश की जनता ने साबित किया है और एक बार फिर मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना जरूरी है। देश की जनता ने साबित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। देश की जनता ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों से देश में काम हो रहा है वही सही काम है और इसलिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना ज़रूरी है। ये जो जनादेश सामने आ रहा है वो उसी का प्रतीक है और लगभग 300 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो एनडीए है इसको बढ़त मिली हुई है। कांग्रेस यहाँ लंबे समय तक शासन में रही है और उनके द्वारा जो गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा, मध्य प्रदेश में बीमारू राज का कलंक लगा, प्रदेश की जनता ने उसको भी देखा था। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से जब बनी उसके बाद विकास के कार्य और जनता के कल्याण के जो कार्यक्रम चले भाजपा की सरकारों में, उसको भी प्रदेश की जनता ने देखा और उनको साफ दिख गया कि सुशासन की प्रतीक है भाजपा और कुशासन की प्रतीक थी कांग्रेस पार्टी। और इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी है मध्य प्रदेश की जनता की नज़रों में और इसलिए जब चुनाव आता है तो ऐसा परिणाम देखने को मिलता है। पिछली बार एक सीट हम रह गए थे और इस बार छिंदवाड़ा भी जीत गए, तो 29 में से 29 सीटें भाजपा की झोली में डालकर प्रदेश की जनता ने ये मैसेज दिया है कि जो काम करेगा उसी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में लगातार कमल खिलता नजर आया है। वहीं खंडवा से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। कांग्रेस के नरेंद्र पटेल को बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल ने 2,65,000 वोटों से करारी शिकस्त दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश के खंडवा संसदीय क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को एक बार फिर से जनता ने रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई है। बुरहानपुर और खंडवा में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने विजयी जुलूस निकालकर जनता का आभार भी जताया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में लाते हुए कहा कि प्रशासन और बीजेपी की मिली भगत से उनकी हार हुई है। जिस तरह से ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की गई है उसको लेकर हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश की खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र पटेल हमारे साथ बातचीत करेंगे। जिस तरह से रुझान आ रहे हैं खंडवा लोकसभा क्षेत्र से, लगातार 2 लाख के आसपास बढ़त पहुंच रही है भाजपा की। क्या कहना चाहेंगे पटेल साहब, आप क्या इस तरह से लगातार बढ़त बढ़ती जा रही है, इसको क्या कहेंगे? अब ऐसा देखा जाए तो जनता ने जनादेश उनको दिया है, तो निश्चित तौर से मतदान का जो परिणाम है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, उसको हम शहर स्वीकार करना है और आने वाले समय में हम और कांग्रेस को मजबूत करने की स्थिति में रहेंगे। जिस तरह से लगातार आपके अभिकर्ताओं ने भी जानकारी दी और कुछ स्थितियां सामने आई ईवीएम को लेकर, आपने भी कुछ बयान दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि मैं अंदर देख के आया तो सभी अभिकर्ताओं ने यही कहा कि हर एक मशीन 99% चार्ज मिली गई, जबकि मतदान के समय मतदान के अंत में कोई मशीन 65% से लगा के 75% मशीन चार्ज थी। वो स्ट्रांग रूम में आकर किस प्रकार से चार्ज उसका अधिक बढ़ गया, ये सोचने वाला विषय है। स्ट्रांग रूम में सील किया जाता है, उसमें कैमरे लगाए जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं तो समझ रहा हूं कि ये सब पूरा खेल सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है, जिसमें बैटरी भी चार्ज हो जाती है और मतदान प्रतिशत भी इनका जो भी 5%, 7%, 10% मतदान बढ़ाते हैं। ये मतदान हर एक बूथ पर
देखकर बढ़ाया जाता है कि कहाँ किस प्रकार से उनको देखा जाता है। तो ये थे नरेंद्र पटेल जो कांग्रेस से यहाँ पर कैंडिडेट थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर ईवीएम मशीन है उनको सेट करके यहाँ पर जो है गड़बड़ी की गई है और उसको लेकर वो यहाँ पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे और पिटीशन दायर करेंगे। फिलहाल जो है भाजपा एक बड़ी जीत की ओर है और भाजपा जो है यहाँ की सीट निकालने जा रही है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर अब न केवल सवाल खड़े कर रही है बल्कि स्थानीय प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं। देवेंद्र जायसवाल। तो मतगणना लगातार जारी है। एक तरफ जहां देश भर में एनडीए को समर्थन मिला है और एनडीए सरकार बनाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी कड़ी फाइट यहां पर दी है और कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस मजबूत देश भर में दिखी है, पिछले बार की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करती नजर आई है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं ईवीएम पर ठीकरा भी फोड़ते नजर आए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप अहिरवार हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से राहुल अवाना जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है राहुल जी आपका भी। सबसे पहले वंदना जी आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 सीटें मिली हैं आपको और ऐतिहासिक जीत हासिल की है, क्लीन स्वीप आपने कर दिया है। क्या कुछ रणनीति रही, कितना जश्न का माहौल पार्टी के भीतर, और लेकिन देश में जो आपको उम्मीद थी, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी जो आंकड़ा मिलेगा, जो बहुमत मिलना था, वो नजर नहीं आया है? देखिए, सबसे पहले तो सबको धन्यवाद, जनता का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, कोटि कोटि साधुवाद करना चाहूँगी। मध्य प्रदेश की प्रवक्ता होने के नाते, मध्य प्रदेश की कार्यकर्ता होने के नाते, जिस प्रकार से एक हम संकल्प लेकर चले थे कि 29 की 29 सीटें जीतकर हमें अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में वो कमल माला पहनानी है, वो विजय माला पहनानी है। हमने उस संकल्प को बड़ी दृढ़ता के साथ उस संकल्प को लिया था और बड़ी दृढ़ता के साथ उस संकल्प को पूरा भी किया है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो बूथ पर निरंतर कार्य करते रहते हैं, हमारी जनता जिसने हमें हमेशा अटूट प्रेम और विश्वास, जिसने हम पर हमेशा अटूट प्रेम और विश्वास दिखाया है। आपने देखा किस प्रकार से विधानसभा चुनावों में भी हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी थी, इस बार लोकसभा में भी मध्य प्रदेश से हमने क्लीन स्वीप कांग्रेस की करी है। और एक बहुत बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जिस प्रकार से उन लोगों ने प्रदेश संगठन को मजबूत करने का कार्य यहाँ पर किया है। बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की पहचान है, जिसको दूसरे राज्यों में भी अप्लाई किया गया है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है भारतीय जनता पार्टी की जीत का। जिस प्रकार से हमने अपने जो कमजोर बूथ थे, हमारे 64,500 बूथों में से जो 17,000 हमारे हारे हुए बूथ थे, उस पर हमने निरंतर अपने जो केंद्र के या प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उन्हें संपर्क के लिए भेजा। हमने वहां पे जनहितैषी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया और उन्हें मजबूत करने की कोशिश करी और उसी का नतीजा है। देखिए, जब बूथ मजबूत होता है तभी प्रत्याशी मजबूत होता है और अगर प्रत्याशी मजबूत होगा तभी वो जीतेगा। तो इसीलिए जमीनी स्तर पर कार्य करना भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का कारण रहा है हमेशा ही, खास करके मध्य प्रदेश में। अगर हम पूरे देश की बात करें तो देखिए 300 का आंकड़ा पार करना भी कोई मतलब छोटी मोटी घटना नहीं है। ये भी आप देखिए अभी 300 पार हुए नहीं है वंदना जी। अवश्य हम करेंगे, आप देखिएगा बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम 300 के पार जाएंगे। और देखिए, एनडीए पर जिस प्रकार से विश्वास जनता ने दिखाया है, ये साबित करता है कि जनता सुशासन के साथ है, जनता गरीब कल्याण के साथ है, जनता किसान उत्थान के साथ है, जनता युवाओं के रोजगार के साथ है, जनता महिला सशक्तिकरण के साथ है। जिस प्रकार से केंद्र से जो हमारी योजनाएं चलती हैं उन सब पर जनता ने विश्वास जताया है। आपने देखा किस प्रकार से मध्य प्रदेश और केंद्र में जो डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है, उसका भी नतीजा हमें आज मध्य प्रदेश में 29 के 29 कमल के रूप में देखने को मिला है। और एक बिंदु है जिस पर मैं बिल्कुल चर्चा जरूर करना चाहूंगी, वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो एक परिवारवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जिसे कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी अपना अभेद किला, कांग्रेस पार्टी अपना अभेद गढ़ मानती थी, वहां पर कमल खिलाकर ऐतिहासिक विजय पाकर, कमल का जो झंडा लहराकर हमने जो विजय प्राप्त करी है, हमने ये साबित किया है कि जनता से बड़ा कोई नहीं है, कोई परिवार नहीं, कोई नेता नहीं। कमलनाथ जी जो हमेशा ये कहते आए थे कि उन्होंने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा मॉडल का हमेशा नाम लेते थे, आज क्यों वो मॉडल फेल हो गया? उसका कारण ये है कि कमलनाथ जी ने
छिंदवाड़ा के विकास के नाम पे स्वतः का विकास किया है, स्वतः के कल्याण के कार्य किए हैं। अपने पुत्र मोह में वो इतने अंधे हो गए थे कि नकुल नाथ जी जैसे प्रत्याशी जिन्हें अपने कार्यकर्ताओं के नाम नहीं पता, उन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारते रहे और जनता ने आज उन्हें नकारा है। उसी तरफ उसी के उलट आप देखिए विवेक बंटी साहू जी जो कि एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, आज जनता ने उन्हें स्वीकारा। उसके अलावा आप देखिए शिवराज सिंह चौहान जी जिनको कांग्रेस पार्टी पानी पी पी कर कोसती है हमेशा, आज उन्होंने ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश में प्राप्त की है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति जो जनता का प्रेम है वो आज भी उतना ही है। कांग्रेस पार्टी को जरूर उनसे आपत्ति रही है। अभी हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने संवेदनशील निर्णय लिए हैं, किस प्रकार से उन्होंने जब से वो मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं लगातार निश्चित तौर पर देखिए वंदना जी, एक्शन में ऐतिहासिक रहे हैं। जीत आपके लिए मध्य प्रदेश में वाकई में है और जिस तरीके से छिंदवाड़ा की आपने जिक्र किया तो वाकई में वाजिब वजह भी है कि पार्टी के भीतर जश्न का माहौल होना भी चाहिए क्योंकि ऐतिहासिक जीत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, प्रदीप जी आपके पास आएंगे। कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि पशुपेश में मुझे नजर आता है मध्य प्रदेश की स्थिति देखकर उदास हुआ, चाहे कार्यकर्ताओं के भीतर कहीं ना कहीं वो उदासी देखने को मिल रही है, या फिर देश भर में जो प्रदर्शन किया है उसके लिए खुशी हो जाए। जो पशुपेश की स्थिति में चाहूंगा स्पष्ट करिए। देखिए मेरी सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता को और देश की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जहां तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को और उनके अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि 29 सीटें उन्होंने जीती है। हाँ। लेकिन वो इस बात को नहीं भूले कि किस तरीके से उन्होंने 29 सीटें जीती है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शांति कह रही थी कि छिंदवाड़ा तो अवैध किला था, लेकिन छिंदवाड़ा की जो जीत है वो प्रशासन की जीत है। छिंदवाड़ा की जो जीत है वो प्रदीप जी, आप छिंदवाड़ा को अवैध किला बोल रहे हैं, अवैध किला बोल रहे हैं? मैं अवैध किला कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में जो विकास किया था, जनता की काम किए थे, जनसेवा जो की थी ना, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी उत्साहित थी और हमें विश्वास था कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जनता ने हमें वोट नहीं दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया। हम जनता को मत को स्वीकार करते हैं, उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और निश्चित रूप से ये हमारे लिए चिंतन का विषय है, आकलन का विषय है कि मध्य प्रदेश में हम कैसे आगे बढ़े, संगठन के स्तर पर मजबूत हो। लेकिन जो 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे, जो 166 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उस कारण मध्य प्रदेश की जनता ने 29 सीटें लोकसभा भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन खंडवा से कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई। आपके कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी रही है और सुबह सुबह दिग्विजय सिंह ने भी फिर से सवाल उठाया कि ईवीएम का मुद्दा अभी भी बनता है, जबकि आपकी देश भर में पिछली बार की तुलना में अच्छी स्थिति है कि वाकई में ईवीएम मायने रख रही है? देखिए ईवीएम को लेकर अलग अलग विचार हैं। इसको ईवीएम को लेकर मेरा विचार ये है कि जो वोट जनता दे रही है हमें स्वीकार करना चाहिए और पूरे देश में नहीं, ये बदले विचार आपके अभी नजर आ रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में आपकी जो स्थिति है, अगर देश भर में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती तो लगातार आपके तमाम नेता ईवीएम पर निशाना बनाते रहे। आपको एक बात मैं ये कह दूं कि अगर शीर्ष नेतृत्व या कोई हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहे दिग्विजय सिंह प्रत्याशी अगर उसको कोई चीज देखती है और वो कहता है तो इसमें बुरी मानने वाली बात कोई है नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर प्रत्याशी है उसको लगता है कि मुझे किसी कारण से या किसी प्रकार से मुझे ईवीएम में कोई गलती दिख रही है, कोई चालबाजी या कोई कारस्तानी हो रही है, तो इसमें हमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक ईवीएम को लेकर बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी और तमाम बड़े नेताओं ने भी इसको लेकर अपनी राय स्पष्ट की है कि ईवीएम में कोई कहीं गड़बड़ी ठीक है, वरना जा रहा हूं। देखिए जिस तरीके से तमाम रिकॉर्ड भी बने हैं प्रदीप जी, देखिए शिवशंकर लालवानी 11 लाख के करीब वोटों से जीते हैं, 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। और नोटा का रिकॉर्ड भी बना है, देश भर में जो नोटा पर वोट पड़े हैं वो सबसे ज्यादा इंदौर में ही पड़े हैं। इसको लेकर भी आपने एक छोटी सी प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इतनी घबराई हुई थी कि हमारा जो प्रत्याशी था उसको बिठाने का काम किया, डराने का काम किया, धमकाने का काम किया, लालच दिया। और शंकर लालवानी जी जीते, अच्छे मतों से जीते, उनको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये कहना चाहता हूँ कि जो दम्भ, जो अहंकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले भर रही थी, अब की बार 400 पार, अब की बार 370 और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मैं अविनाशी हूँ, मुझे ईश्वर ने भेजा है, और जो दम्भ और जो अहंकार मोदी जी के बाद। चलिए ठीक है, देश भर के तमाम मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए वंदना जी एक क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा, उसके बाद मैं राहुल जी के पास जाऊंगा।
देखिए ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जीत का जो दम्भ नहीं और हार का उपहास नहीं। तो हमने तो कभी भी कांग्रेस की हार का उपहास, मैं अभी सुबह से डिबेट्स में हूँ, हम कांग्रेस की हार का उपहास नहीं कर रहे हैं और हम अपनी जीत का भी दम्भ नहीं भर रहे हैं। हम कार्य करते हैं इसलिए हम जीतते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में या कहीं भी हारेगी तो 3 बिंदुओं पे वो अवश्य आएगी। एक है ईवीएम, दूसरी है वो ईडी सीबीआई पर आएगी और तीसरी है मीडिया। वो कहेंगे मीडिया मैनेज्ड है। अब आप ये बताइए कि हर चैनल जिस पर मैं बैठ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि जो प्रत्याशी कांग्रेस का जीत रहा है उसकी भी बीट चल रही है, जो आम आदमी पार्टी का जीत रहा है उसकी भी बीट चल रही है। तो ये तो मीडिया को तक, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको तक मैनेज्ड कहते हैं। मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में अगर सबसे बड़ा कारण रहा है तो वो हमारे शुभंकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। उनने जब से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली है, ये जो कांग्रेस पार्टी उनके लिए अभद्र टिप्पणियां और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करती थी, उसके उलट उनने अपने आप को साबित किया। 197 रैलीज 4 महीने में करना कोई मजाक होता है। साथ ही साथ वो प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चला रहे हैं, स्वस्थ करने में लगे हुए हैं, ताबड़तोड़ निर्णय ले रहे हैं, बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी एक कार्यकर्ता भाव के साथ, एक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते एक स्टार प्रचारक के रूप में 12 राज्यों में उन्होंने रैलियां करी हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मध्य प्रदेश के मुखिया हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, जिन्होंने हमें जीत दिलाई है। उसके अलावा हमारे जो संगठन के मुखिया हैं विष्णु दत्त शर्मा जी, आप उनको देखिए, और इनके जो मुखिया हैं जीतू पटवारी जी को देखिए। हमारे माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने अपनी जो लोकसभा है उस पर भी कार्य किया और समस्त लोकसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार, गांव चलो अभियान, राघवगढ़ में भी उन्होंने प्रवास किया, हर प्रकार के अभियान चलाए, बूथ विजय संकल्प, बूथ बूथ पर मोदी, इस प्रकार के अभियान। आज उनके बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट की तारीफ स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। उसके अलावा आप देखिए कि किस प्रकार से इन दोनों की जोड़ी ने मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जिताई है। एक सीट जो हमारी रह जाती थी वो भी जिताई है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है और कहीं ना कहीं जनता की जीत भी है, क्योंकि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और जब हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो जीतू पटवारी जी की बात करेंगे। तो जीतू पटवारी जी जब से आए हैं, किस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चौपट किया है। अब देखिए किस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने पलायन करा है। एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं रोक पाते, वो अपने परिवार में जब संतुष्टि नहीं ला सकते तो वो जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे। एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो इतनी हल्की बातें करते हैं, महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढने की बात। बिल्कुल, देखिए वंदना जी, मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद जो कांग्रेस में बदलाव हुए थे तो उम्मीद की गई थी लोकसभा के परिणाम भी आएंगे तो बदले बदले परिणाम आएंगे, और चर्चा भी थी कि कांग्रेस का दावा था डबल डिजिट में यहाँ पर उनके नंबर्स आने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ और क्या हो रहा है वो तस्वीर दिखाई दे रही है। परिणाम और स्पष्ट आगे होंगे, लेकिन जो दावे किए थे उसके नजदीक भी कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन राहुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी के अंदर कोई कसक रह गई है? क्योंकि जिस तरीके से खजुराहो में आपको जो इंडी गठबंधन के तहत एक सीट मिली थी, वहां तो आप चुनाव लड़ नहीं सके, तो ऐसा अभी लग रहा है कि अगर वहां आप होते तो कुछ चुनौती वहां दे सकते थे? राहुल जी, आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, राहुल जी से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश करेंगे उनको जोड़ा जाए। लेकिन प्रदीप जी, जिस तरीके से आप बंदा जी ने जिक्र भी किया, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार देखा गया, भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वो चुनाव प्रचार हो, संगठन में सक्रियता हो, वो नजर नहीं आई। तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं कमियां वो रह गई, जिसके चलते जो 1980 के बाद आपकी जो सीट थी 97 जरूर एक बार सुंदरलाल पटवा ने आपको, कमलनाथ को हराया था, लेकिन लगातार कब्जा छिंदवाड़ा पर आपका रहा, और इस बार अगर वो सीट भी आप हार गए तो कार्यकर्ताओं के लिए भी निश्चित तौर पर डिमोटिवेशन भी हो सकती है। प्रदीप जी, प्रदीप जी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आपको आ रही है? जी जी, आवाज आपकी यहाँ तक पहुंच पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि छिंदवाड़ा की जो हार है, हम लोगों को सबक लेने की जरूरत है और इससे हम आगे बढ़ेंगे। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हमने बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के साथ साथ हमने पूरा प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में हम अच्छे मार्जिन से सीटें जीते। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने
भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया। मध्य प्रदेश की जनता का जो सम्मान है उनका करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। लेकिन एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने जो 4 महीने में निर्णय लिए हैं वो मध्य प्रदेश की जनता जान रही है, और इस मोहन यादव जी की सरकार के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन प्रदीप जी, क्या वजह क्या है कि मध्य प्रदेश में क्या आपका जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, महंगाई का मुद्दा उठाया था, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया था, कि ये मुद्दे चल नहीं पाए या बात पहुंचा नहीं पाई कांग्रेस? देखिए, हम लोगों ने पूरी ताकत से, हमारे संगठन के हमारे एक कार्यकर्ता ने उत्साह के साथ काम किया, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने, मैं फिर कहूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो मोदी जी का जो अहंकार और जो मीडिया में जो आवरण मोदी जी ने बनाया था कि हम 400 पार जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता भी कहीं ना कहीं मोदी जी के उस आवरण में आकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। हम जनता के सम्मान करते हैं, जनता के वोट का सम्मान करते हैं, लेकिन आने वाले समय में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर मजबूती से खड़ी होगी। ठीक है, और जो ठीक है। देखिए वंदना जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि जनता कहीं ना कहीं मोदी जी के 400 पार के नारे में भ्रमित हो गई, लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का बयान भी सामने आया, वो कह रहे थे कि 400 पार के जो दावे करते थे वो 300 पार भी नहीं हो पा रहे हैं। तमाम बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा। परिणाम का दौर शुरू हो गया है, परिणाम लगभग अपने अंतिम दौर में पहुंच गए हैं। एनडीए को यहां पर समर्थन मिलता नजर आया है, सरकार बनती नजर आ रही है, सबके अपने अपने दावे हैं कि आगे भी कुछ स्थिति नजर आएगी। लेकिन लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर भी, देश भर में आए परिणाम को लेकर भी। वंदना जी, जिस तरीके से प्रदीप जी कह रहे थे और दिग्विजय सिंह का बयान भी सामने आया कि 400 पार का दावा करती थी बीजेपी नरेंद्र मोदी, लेकिन अब 300 पार भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को पहले तो ये सब बोलने से पहले सोचना चाहिए कि उन्हें तो एक वरिष्ठ होने के नाते, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जन होने के नाते इस हार को अपने कांधे पर लेना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। पर फिर से उनने ये उनकी जो उथली हरकतें हैं वो करी उन्होंने, और फिर से वो ईवीएम का रोना रोने बैठ गए। आप ये बताइए, दिग्विजय सिंह जी जैसा नेता जो मुख्यमंत्री रह चुका है, कांग्रेस पार्टी का इतना वरिष्ठ नेता है, उसके मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा देती हैं? क्या ये शोभा देता है कि उनकी पार्टी की जब क्लीन स्वीप हो तो वो हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं के कंधे पर हाथ रख के उनका मनोबल बढ़ाने की बजाय इस प्रकार की छोटी छोटी बातें करें? ये सब चीजें दर्शाती है कि दिग्विजय सिंह जी में कभी गंभीरता न थी, बीजेपी का एनडीए का अवश्य थी। देखिए हर राजनीतिक दल आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। जब वो कार्य करता है तो वो ये कहता है कि हाँ, हम ये इतना आंकड़ा लेकर आएंगे। हमने जो आंकड़ा हम लेकर चले थे तो हमने जनता के लिए कार्य किए। इसलिए कांग्रेस क्यों नहीं कहती थी कि 29 की 29 सीटें हम मध्य प्रदेश? कभी आपने कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से सुना कि वो डबल डिजिट्स की भी बात करते हैं? वो कहते हैं हम 5 से 6 सीटें जीतेंगे, 7 से 8। क्योंकि जब उन्होंने कार्य ही नहीं किया तो किस दम पर जाके जनता से वोट मांगेंगे? हम 400 पार का नारा इसलिए लगाते थे क्योंकि हमने जनता के बीच में कार्य किए हैं। ठीक है, हम 400 पार नहीं हो पाए तो 300 तो हमने पार किया है। बहुमतों से तो अपनी सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? इंडी अलायंस के साथ उन्होंने कितनी सीटें लाई हैं? आपकी स्क्रीन पर ब्लिंक हो रहा है 233 सीटें। तो ये कांग्रेस पार्टी की सीटें नहीं है, इंडी अलायंस की सीटें हैं। और इंडी अलायंस आपको पता है जो ये देखिए, एनडीए की भी 292 हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना बहुमत तो अभी नहीं मिला है, लेकिन अब चर्चाएं शुरू हो गई है वंदना जी। लेकिन देखिए, इंडी अलायंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। एनडीए और इंडी अलायंस में बहुत बड़ा अंतर है। एनडीए एक जैसी विचारधारा वाले दल एक साथ जुड़े हुए हैं। इंडी अलायंस में आप देखिए सपा और कांग्रेस जो एक दूसरे के दुश्मन दल कहलाते थे, मायावती जी, ममता बनर्जी जी, इस तरह के सारे दल एकजुट होकर अगर 233 सीटें ला भी रहे हैं, मैं कहती हूं ये अगर 280 भी ले आते, 285 भी ले आते, तो क्या इन्होंने कभी भी ये स्पष्ट किया था कि अगर ये चुनाव जीत भी जाते तो इनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होता? बिल्कुल, लेकिन देखिए जोड़ तोड़ की राजनीति भी आगे तस्वीर नजर आ सकती है, क्योंकि जो मुकाबला है कड़ा है, बिल्कुल आसपास की लड़ाई है। तो ऐसे में चर्चा ये है कि आपके पास एक काफी वरिष्ठ नेता हैं बिहार से, नीतीश कुमार। लगातार उनका सियासी इतिहास कुछ ऐसा रहा है, वो कभी भी दल बदल कर सकते हैं। तो 15 सीटें लगभग वो आगे चल रहे हैं, 15 पर आपने उनको मौका दिया तो लगातार वो आगे भी चल रहे हैं, जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अगर वो 15 सीटें लाते हैं और उनके साथ अगर चंद्रबाबू नायडू भी टीडीपी से अगर उनके साथ आ जाते, चर्चाएं जो है उनके आधार पर मैं बातें कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो क्या एनडीए को सरकार बनाने में परेशानी आ सकती है?
देखिए नीतीश कुमार जी ने एक चुनावी रैली में और चुनावी सभा में कहा था कि एक बार गलती हो गई, लेकिन अब ये गलती वो पहले भी दोबारा दोहरा चुके हैं वंदना जी, आप अच्छे से उसको जानकारी आपको ज्ञात है। और देखिए एनडीए के बारे में बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि एनडीए के साथ जो दल हैं वो हमेशा एनडीए के साथ खड़े रहे हैं, और एनडीए की आप देख रहे हैं लगभग 300 के पार एनडीए जा रही है, तो बिल्कुल एनडीए की सरकार बन रही है। और ये इंडिया अलायंस तो वैसे ही जो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा टाइप की वैसे भी ये अलायंस बना हुआ था। ये शुरू से ही इनकी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था कि कौन इनका नेता है। ये बिना बारात दूल्हे की बारात लेकर चले थे, तो आज वो बिना दूल्हे की बारात लेकर जो चले थे वो बारात भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई, दूल्हे का तो आज तक स्पष्टीकरण ही नहीं हो पाया। तो क्या ही ये लोग मतलब राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है कि अलग अलग मानसिकता, अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आकर खड़े हो गए हैं। तो ये लोग क्या करेंगे देश का, आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है। देखिए प्रदीप जी, मैं आपके पास आता हूँ। और जिस तरीके से शुरुआत हुई, मैंने बंदा जी से सवाल किया कि जो दिग्विजय सिंह का बयान था कि 400 पार की बातें करने वाले 300 पार नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सवाल ये भी कि दिग्विजय सिंह अपना गढ़ नहीं बचा पाए, क्या उनके लिए शर्मनाक हार होगी? उनके घर में आखिरी दौर में, उनके कम से कम जो राजनीतिक कार्यकाल में, वो आखिरी दौर में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने घर पे भी वो हार गए हैं और बड़ी कहें कि आंकड़े से आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री अब कौन होगा, जो वंदना जी सवाल खड़े किए, बीजेपी लगातार सवाल खड़ी करते आई थी। अगर आप इतने नजदीक हैं बहुमत की, इंडिया गठबंधन तो 233 लाता है, तो क्या नीतीश कुमार से कुछ उम्मीदें हैं, कुछ उम्मीदें टीडीपी से आपको हैं? हेलो जी प्रदीप जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज मेरी सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, सवाल पूछिए। जी बिल्कुल, अगर सवाल नहीं सुन पाए, यही कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया आज कि 400 पार करने वाले 300 पार नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिग्विजय सिंह अपने उम्र के आखिरी दौर में, जब राजनीति के दौर में बढ़ रहे हैं आगे और वो अपने घर में चुनाव हार गए हैं, क्या शर्मनाक हार उनके लिए हो जाती है? और दूसरी बात यह, अगर आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार या टीडीपी पर आपकी निगाहें हैं कि उम्मीद उनसे कुछ आप कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि 400 का दम मोदी जी भर रहे थे, पहली बात तो मोदी जी जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 330 सीटें जीत के आई थी और इस बार मेरे ख्याल में 240 के आसपास है। तो इसमें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा आप मांग रहे हैं? मोदी जी को पहली बात इस्तीफा नहीं प्रदीप जी, आप इसमें इस्तीफा मांग रहे हैं नैतिकता के आधार पर? नीतीश कुमार जी का, जहाँ तक चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी का मामला है, तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी और इंडिया गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता इस संदर्भ में सोच रहे हैं, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाएगा, क्योंकि आज बिल्कुल देखिए, लेकिन देखिए प्रदीप जी, जो नीतीश कुमार हैं प्रधानमंत्री के पद को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। जब इंडिया ब्लॉक बना तो उसकी जो आधारशिला रखी, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उसमें मुख्य चेहरा नजर आए थे। अगर आप उनको कहीं ना कहीं उम्मीद रखते हैं तो प्रधानमंत्री बनने की बात वो कहेंगे, जो चर्चा होती है प्रधानमंत्री को लेकर वो प्रस्ताव रखेंगे। और अगर आगे बात आगे बढ़ती है तो आपके तमाम नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक रखते हैं। तो जो आरोप बीजेपी लगाती रही थी कि कभी एक प्रधानमंत्री फिर दूसरा प्रधानमंत्री, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बदलेंगे। मैं आपका सवाल सुन नहीं पा रहा हूँ, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। चलिए ठीक है, तकनीकी खामी हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर लगातार पशुपेश एनडीए गठबंधन में रहा है। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पास है, मैं चाहूंगा क्या कुछ आधार आपका होगा अगर सरकार बनाने का दावा आप कर रहे हैं तो? सरकार तो मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, चाहे नीतीश कुमार हो। जिस तरीके की तानाशाही और अहंकार के रूप में सरकार मोदी जी ने और अमित शाह जी ने चलाई है, पूरे देश का जो संविधान प्रेमी है, जो देश में लोकतंत्र का प्रेमी कार्यकर्ता नेता कोई भी पार्टी हो, वो नहीं चाहते कि देश में कोई तानाशाह पैदा हो। 10 साल में देश में जिस तरीके से मोदी जी ने तानाशाह के रूप में सरकार चलाई है, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे और सरकार इंडिया गठबंधन के साथ। चलिए ठीक है, आपका दावा है। वंदना जी इसमें प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन राहुल जी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इससे पहले भी मैंने सवाल किया था, शायद आवाज ना पहुंची हो, कोई तकनीकी खामी हो सकती हो, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर कमल खिला है, क्या आपको कोई कसक रह जाती है कि अगर जो खजुराहो में जो आपको मौका मिला था इंडी गठबंधन के तहत, क्या वहां पर आपके जो नामांकन रद्द हुआ, क्या अगर वहां पर होते, उम्मीदें हैं आपको कुछ चुनौती दे पाते? क्योंकि कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क हो गया मध्य प्रदेश में। भैया देख लो, हम यहाँ भी यूपी में 38 सीटों पे आगे चल रहे हैं
और काम होते होते 50 लेंगे हम यहाँ भी। 50 सीटें पर आ रहे हैं यूपी में आप? मध्य प्रदेश में भी करेंगे। वो तो बीजेपी ने नामांकन ही हमारा कैंसिल करा दिया था। हाँ, यही झूठ तो इनके सामने आया है। अब मैं तो पूरे देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उनको कि उन्होंने आपके जो गठबंधन के सहयोगी हैं, कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार हैं और टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू हैं, वो लगातार उनसे बातचीत आगे बढ़ेगी और सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल सरकार बनाएंगे। अभी तो शाम तक के रुझानों के लिए तो क्या प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को आप बनाएंगे? अभी शाम तक चुनाव कुछ किसी कारण से डिले कर रहे हैं। अभी जैसे ही होगा तो हमारे अपने आप ही फुल बहुमत की सरकार बनेगी। बिल्कुल राहुल जी, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा? लगातार सवाल बीजेपी ने भी उठाए थे और अब चेहरे कई हो गए हैं, अगर थोड़ी सी उम्मीद भी दिखाई दे रही है तो। देखो, प्रधानमंत्री हमारा जो श्रेष्ठ नेतृत्व है वो तय करेंगे, कोई नहीं है जो नहीं, अखिलेश यादव के नाम पर भी चर्चा थी। राहुल जी, अखिलेश यादव भी पीएम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकते। राहुल जी भी बन सकते हैं, ममता बनर्जी भी बन सकती है। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। चलिए ठीक है वंदना जी, चेहरों की कमी कोई नहीं है। लगातार देखिए बीजेपी आरोप लगाती रही थी, लेकिन अगर उम्मीदें थोड़ी बहुत चल रही हैं तो नीतीश कुमार पर जरूर निगाहें हैं, और नीतीश कुमार से अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो फिर वो खुद प्रधानमंत्री के अपने आप को दावेदार बताते हैं। देखिए, इंडिया अलायंस के पास 12 मुख्य दल हैं और 12 प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। ये कभी उनको प्रमाणित नहीं करते हैं, वो अलग बात है। आपने बहुत सारी रील्स और वीडियोस में देखा होगा, इनके ऊपर मीम्स भी बहुत बनते हैं कि ये लोग तय ही नहीं कर पाते हैं इनका दूल्हा कौन है। अब रही बात इंडिया अलायंस जो कह रहा है कि हम सरकार, अब तो रस्सी जल गई, अब तो बल खत्म करो अपना। आप लोग इतनी बुरी तरह से हारे हो, इतना बड़ा गठबंधन लेकर भी अगर आप बहुमतों से नहीं आए हो, जनता ने आपको नकारा है, तो हार को स्वीकार करने की हिम्मत रखिए अपने अंदर। ये क्या बात हुई कि हम बात करेंगे और ये सब करेंगे? वंदना जी, वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में कहा जाता है कि सत्ता का द्वार यहां से खुलता है, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को यहां पर बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया है। और दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में ही राम मंदिर बना, जिसको लेकर चारों ओर चर्चाएं थी कि राम मंदिर का जो लहर है वो बीजेपी के पक्ष में आएगी। कोई असर राम मंदिर का नजर नहीं आया। देखिए, समय बदलते देर नहीं लगती। उत्तर प्रदेश जरूर भारत की राजनीति के में एक अहम भूमिका निभाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। और मध्य प्रदेश आप देखिए 29 सांसद दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का असर दिखता है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य जो हमारी जो भाई राज्य है, हमारा सिस्टर स्टेट है, पड़ोसी राज्य, लेकिन 35-36 सीटों का नुकसान क्या एक सीट से पूरा हो पाएगा? देखिए, आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को कंबाइंड जब देखेंगे तो हम तो यूपी के टक्कर में, बिल्कुल समाजवादी के टक्कर में खड़े हुए हैं। तो किस प्रकार से ये लोग कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अगर हमसे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई कमी रह गई है तो हम उस पर चिंतन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, हमारा पार्टी संगठन कार्य करेगा। लेकिन ओवरऑल आप जो देख रहे हैं वो बहुमत एनडीए का दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद अगर ये कहते हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया अलायंस वैसे ही इतने अलग अलग विचारधारा वाले दलों का एक समावेश है, और उसमें वो और अभी जो नए दलों को शामिल करने की बात कर रहे हैं, और जो ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं, शेख चिल्ली के हसीन सपने देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनता ने उन्हें ऑलरेडी इनके भ्रम से और इस सपनों से जगा दिया है। फिर भी सबको लोकतांत्रिक देश है। लेकिन चिंतन की स्थिति बीजेपी के भीतर है। क्या आपको लग रहा है कौन कौन से मुद्दे रहे जो काम कर गए, असर कर गए? क्या महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा उठ गया, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो गारंटी की बात कर रही थी, या फिर लगातार कई भाषण हुए, मंगलसूत्र पर भी बयान दिया गया, आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई, क्या वो मुद्दे जनता तक पहुंच नहीं पाए? क्या देखिए, सामाजिक जीवन है, राजनीति एक सामाजिक जीवन है। यहाँ पर सब जो प्रत्याशी होते हैं, प्रत्येक प्रत्याशी अपनी फील्ड पर काम करता है, उसके कार्य के आधार पर जनता उसे चुनती है। जिस प्रत्याशी ने अच्छा कार्य किया है, जनता उसे चुनेगी। राजनीति में परफॉर्मेंस बेस्ड रिजल्ट्स होते हैं, जिसने जहां अच्छा परफॉर्म किया वहां पर वो जीता। मध्य प्रदेश में अगर 29 के 29 कैंडिडेट्स जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड 100% की तरफ जा रहा है। और मध्य प्रदेश की प्रवक्ता होने के नाते मैं ये कहूँगी कि यहाँ इस राज्य में, जिस राज्य में एक सीट पिछली बार हम रह गए थे, अगर वो भी जीत के हमने दिखाई, और वो भी हमने प्रचंड बहुमतों से, आपने देखा हर सीट पर मार्जिन बहुत ज्यादा है। विदिशा हो, इंदौर हो, ये सब हाई प्रोफाइल सीट्स हैं हमारी। और उसके उलट आप कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए मध्य प्रदेश में,
ये अपने प्रत्याशी को नहीं रोक पाते। इनका जो प्रदेश, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, जहां से आते हैं मालवा, वहां उनका कोई इम्पैक्ट नहीं, वहां का वो एक कैंडिडेट जिताकर नहीं ला पाए। दूसरा आप देखिए कि वो अपने ही इंदौर के प्रत्याशी को नहीं रोक पाए। तो ये सब इनके लीडरशिप फेलियर को दर्शाता है। और जिन जिन राज्यों में अगर हमसे कहीं कोई चूक हुई है तो आप देखिएगा अगली बार के चुनाव में आप परिणाम देखेंगे। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में हमने अपने आप को 100% प्रूव किया है। पूरे देश में भी हम अपने आप को 100% प्रूव करके दिखाएंगे। हमसे जो जो गलतियां हुई हैं उस पर हम कार्य करेंगे। और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी संगठन में छोटी छोटी गलतियों को भी बड़ी बारीकी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ उन पर कार्य करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं हम कार्डर बेस्ड पार्टी, हम एक संगठन आधारित पार्टी है और अनुशासन के साथ कार्य करते हैं। ठीक है प्रदीप जी, क्विक रिएक्शन आपका। और साथ ही क्या दिग्विजय सिंह, क्या कांतिलाल भूरिया, तमाम बड़े नेताओं के किले ऐसे ही रह गए क्या? नकुलनाथ जो कि पारंपरिक सीट आपकी थी। हाँ प्रदीप जी, तो प्रदीप जी संपर्क नहीं हो पा रहे। राहुल जी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ जी भैया, बोलो। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैंने उत्तर प्रदेश को लेकर भी हमने चर्चा की, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा उस तरह नहीं चल पाया जिसकी उम्मीद कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को थी, बीजेपी नेताओं को थी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो आपके तमाम दिग्गज नेता, जिनके साथ आप तमाम दम भर रहे थे, क्योंकि गठबंधन में आप थे, लेकिन तमाम तरीके से सभाएं हुई। अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे, सूखड़ा साफ हो गया मध्य प्रदेश में। ऐसा मध्य प्रदेश में भी हम विचार करेंगे। तो हम मान रहे हैं हमारी हार हुई है, लेकिन आप यूपी को देखो, डबल इंजन सरकार हमने फेल कर दी। हमारे जिन्हें शहजादे बताते थे मोदी जी। देखिए उत्तर प्रदेश का जिक्र लगातार हो रहा है। क्या कुछ मुद्दे आपको लगते हैं बनाने में आप कामयाब हुए हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी तमाम मुद्दे थे, लेकिन आखिरी दौर में क्या कुछ आपको ऐसा लगता है कि जिसके आधार पे जो सीटें मिली हैं सपा को, वो बढ़ती नजर आई हैं? बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का था, लॉ एंड ऑर्डर का था, छुट्टे सांड जो घूम रहे थे किसान की फसल को तबाह कर रहे थे। जनता ने हमारे मान रखा, कहीं ना कहीं अपने मुद्दे। देखिए जो सभाओं में हमने भीड़ देखी, अखिलेश यादव भी पहुंचते थे, राहुल गांधी भी पहुंचे, प्रियंका गांधी भी पहुंची। क्या लगता है श्रेय किसको देंगे? क्या राहुल गांधी साथ आपके नजर आए तो जो स्थिति आपकी पिछली बार थी, 5 सीटें जीत पाए थे, यहाँ तक पहुंचे, श्रेय आप किसको दे रहे हैं? हम तो अपने दोनों नेता को देंगे, राहुल गांधी जी को भी, अखिलेश यादव को भी, दोनों को देंगे। दोनों ने मेहनत की है, उनका फल आज देश के सामने है। हाँ। मैं दोबारा से जनता का धन्यवाद करूंगा कि जनता कास्टिज्म, हिंदू मुसलमान से बढ़ के उन्होंने अपने मुद्दों पे अपने वोट दी। उनका दोबारा धन्यवाद करूंगा मैं। चलिए वंदना जी, देखिए मैं आप पर लौटूंगा। जिस तरीके से राहुल जी कह रहे हैं कि तमाम मुद्दे, हिंदू मुसलमान का जिक्र भी काफी हुआ, तुष्टीकरण की राजनीति काफी गरमाई थी और उत्तर प्रदेश में जमकर इसकी चर्चा हुई थी। जिस तरह के वो आरोप है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति को नकार दिया है यहाँ की जनता ने। देखिए तुष्टीकरण की राजनीति और तुष्टीकरण शब्द का जो ये इनोवेशन है वो कांग्रेस पार्टी के ज़माने से, और कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे चलने वाली कांग्रेस पार्टी ये तुष्टीकरण शब्द लेके आई थी। आपको पता होगा कि 55 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी हमेशा ये अपना एक चुनावी एजेंडा बताती थी कि ना जाति पे ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, तो जाति पे ना पात पर ये सब बातें करने वाले आज जातिगत जनगणना की बात करते हैं। इनका जो मैनिफेस्टो है उसके पेज नंबर 74 में लिखा हुआ है कि वी विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज एंड द माइनॉरिटीज फॉर द माइनॉरिटीज। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये माइनॉरिटीज मेजॉरिटीज वाली बातें करना, ये हिंदू मुस्लिम करना, ये तुष्टीकरण की बातें करना, जिनके और ये इनहेरिटेंस टैक्स जैसी बातें करना, ये सब कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और सबसे बड़ी बात, अगर हम हिंदू मुस्लिम करते होते तो हमने 3 तलाक क्यों खत्म किया होता? 3 तलाक जो हमारी मुस्लिम बहनों के लिए सबसे बड़ा श्राप था, सबसे बड़ा जहर घोलता था उनके जीवन में, उसे समाप्त करने